आज हम डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डिप्रिसिएशन मैं पिछले क्लास में जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा रहा था तो उसमें डिप्रिसिएशन का चर्चा हुआ था और मैं उस क्लास में मैं प्रॉमिस किया था कि डिप्रिसिएशन पर मैं एक वीडियो डालूंगा जिससे आप समझिएगा। तो मैं हूँ प्रकाश सर और आप मुझे देख रहे हैं शर्मा कॉमर्स एंड जीके क्लास में, और यहाँ से ही आप कॉमर्स का संपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। कॉमर्स में हम आपको जीरो लेवल से पढ़ाते हैं। कॉमर्स में हम आपको जीरो स्तर से पढ़ाते हैं और इस तरह का क्लास शायद ही कोई देता हो। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं, कॉमर्स से रिलेटेड बनाऊं, जीके से रिलेटेड बनाऊं या इंग्लिश से ग्रामर का मैं कोई वीडियो डालूं तो वह आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे नंबर 1 ये रहा। दूसरा, सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2024 में एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए तैयारी भी करना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग और कॉलेज करने के बाद भी उनका कुछ टॉपिक अधूरा रह गया है या पंक्चुअल नहीं रहने के कारण उनका कुछ सब्जेक्ट छूट चुका है। वहाँ पे उनको कन्फ्यूजन है और उस जगह पे उनको दिक्कत आएंगी एग्जामिनेशन में। तो वैसा दिक्कत नहीं आए और उनको किसी तरह का बाउंड्री नहीं रहे कि मैं कहाँ जाकर जानकारी लूँ। और मेरा पूरा दावा है कि जिस तरह का कॉमर्स क्लास में दे रहा हूँ उस तरह का क्लास पूरे YouTube चैनल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अकाउंट्स पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हों, CBSE से पढ़ रहे हों या NCERT से पढ़ रहे हों या बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हों, कहीं से भी पढ़ रहे हों, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, मतलब तमाम पूरे भारतवर्ष में मैं बोल रहा हूँ जिसे हिंदी की समझ आती है, मैं शुद्ध हिंदी में आपको कॉमर्स पढ़ाता हूँ ताकि वैसे हिंदी भाषी लड़के जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है वह हिंदी के क्लास में आकर वह अपने सब्जेक्ट को दुरुस्त कर ले, मजबूत कर ले। इसलिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डिप्रिसिएशन पे आपको मैं क्लास दूंगा, तो डिप्रिसिएशन पर मैं क्लास लेकर हाजिर हूँ और मैं आपको बता दूं कि डिप्रिसिएशन यानी ह्रास क्या होता है। सबसे पहले आप ह्रास को समझिए। डिप्रिसिएशन होता क्या है? तो डिप्रिसिएशन का एकदम सरल भाषा में आप समझ जाइए कि संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए डिप्रिसिएशन काटा जाता है। यानी कोई भी संपत्ति है जिसका समय दर समय उसके मूल्य में कमी होती है और कुछ दिन बाद उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उस संपत्ति को पुनः स्थापित करने के लिए डिप्रिसिएशन काटा जाता है। समझ गए? डिप्रिसिएशन क्यों काटा जाता है? और आसान भाषा में समझिए, उदाहरण के साथ समझिए। मान लीजिए कि हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई ऐसा मशीन खरीदते हैं जिसमें घिसावट होती है। मान लीजिए कोई ऐसा मशीन है जो दूरी पर चलने के किलोमीटर के आधार पर उसका वैल्यूएशन घटता बढ़ता है। तो वैसे संपत्ति का हम जितना उसमें प्रतिवर्ष ह्रास होगा, जितना कमी होगी, उस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जिस राशि को हम संचय करते हैं, जिस राशि को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस से उसको एडजस्ट करते हैं, उसी राशि को डिप्रिसिएशन की राशि हम बोलते हैं। ठीक है? तो यह राशि जो हम कलेक्ट करते हैं, डिप्रिसिएशन काटते हैं,
इसके कई विधि हैं। डिप्रिसिएशन काटने के लिए कॉमर्स में बहुत सारा विधि दिया गया है। जिन विधियों में से मैं आपको आज 10 मेथड बताऊंगा डिप्रिसिएशन काटने का। डिप्रिसिएशन काटने का टॉप 10 मेथड आपको बताऊंगा। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डिप्रिसिएशन काटने के 17 विधि होते हैं। कितने विधि होते हैं? 17 विधि होते हैं। तो 17 विधि जानने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको 17 विधि को मैं बता दूंगा। क्योंकि यह लॉन्ग वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें 17 विधि को बताने में मुझे घंटों लग जाएगा और मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत लंबा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को बना रहा हूं। तो उसमें से मैं टॉप 10 यानी कि जो यूज में आते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वैसे मेथड को मैं आपके सामने लाया हूं डिप्रिसिएशन के लिए। जिसमें सबसे पहला मेथड होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जिसमें पहला क्या होता है? देखिए, पहला क्या होता है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि अस्थायी प्रभाग पद्धति। यानी कि ऐसा पद्धति जो एक निर्धारित मूल्य पर प्रति वर्ष एक निर्धारित दर से काटी जाती हो, तो वैसे पद्धति को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और सिंपल मेथड भी कहते हैं। इसको पसंद में आ रहा है? कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए कि यदि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड की बात आ जाएगी और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड न लिखकर स्ट्रेट लाइन मेथड लिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। वहां पे आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि यह मेथड जो है वह एक निश्चित राशि पर एक निश्चित दर से प्रति वर्ष ह्रास काटने की विधि को हम स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या सिंपल मेथड, इतने नामों से इसको हम जानते हैं। और एग्जामिनर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए फिक्स इंस्टॉलमेंट की जगह पे कभी कभी स्ट्रेट लाइन मेथड लिख देगा, कभी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लिख देगा, कभी इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड लिख देगा, कभी सिंपल मेथड लिख देगा, तो कंफ्यूजन होता है। मैं ये सारे मेथड इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो कि यही फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है और इसमें जो मूल्य निर्धारित किया गया है उसी राशि पर प्रति वर्ष एक निर्धारित दर से ह्रास की कटौती की जाएगी। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रक है, इस पर डिप्रिसिएशन काटना है। कह रहा है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से आपको डिप्रिसिएशन काटना है प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो इस ट्रक का दाम है मान लीजिए 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है। और इस पर डिप्रिसिएशन का रेट क्या है? डिप्रिसिएशन का रेट क्या है? तो 10% पर एनम, यानी प्रति वर्ष 10% आपको काटना है। तो ऐसे स्थिति में जो यह 10 लाख है उस पर हम 10% की दर से काटेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर आपका 10 लाख गुणे 10% यानी 1 लाख डिप्रिसिएशन होगा। कितना होगा? 1 लाख डिप्रिसिएशन होगा। ठीक उसी प्रकार सेकेंड ईयर में आप इसी 1 लाख पर, सेकेंड ईयर में भी आप इसी 1 लाख पर 10% निकालिएगा तो फिर 1 लाख होगा। तो इसका मतलब समझ गए ना कि एक ही निर्धारित राशि पर एक निर्धारित दर पर जब प्रति वर्ष डिप्रिसिएशन काटा जाता हो तो उसे हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं।
और यही मेथड आपको लगातार 5th ईयर तक चलेगा, इन 5वें वर्ष तक चलेगा। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि राशि एक ही है, रेट ऑफ उसका डिप्रिसिएशन एक ही है, और उसी राशि पर प्रत्येक वर्ष हम काट रहे हैं डिप्रिसिएशन, तो इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, यानी कि इक्वल इंस्टॉलमेंट। इक्वल मैंने सुने समान। स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि 10,000 तो हर साल 10 साल, समझ रहे ना। सिंपल मेथड एकदम सिंपल हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको बताएंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी घटते हुए क्रम में क्रमागत ह्रास पद्धति। क्या है? क्रमागत ह्रास पद्धति, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यह दूसरा पद्धति है। इस पद्धति में क्या होता है? यह पद्धति कहता है कि जो भी संपत्ति का मूल्य है उस पर एक निर्धारित दर से घटते हुए क्रम में डिप्रिसिएशन काटा जाएगा। घटते हुए क्रम में डिप्रिसिएशन काटा जाएगा। इसका मतलब हुआ, जैसे अभी पहले क्या बताया कि एक ही राशि पर एक निर्धारित दर से प्रत्येक वर्ष काटा जाएगा, तो वो फिक्स हो गया। इसमें कहता है कि एक निर्धारित राशि पर प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएशन की राशि घटते हुए क्रम में काटी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि प्रथम वर्ष जो राशि डिप्रिसिएशन काटी जाएगी, द्वितीय वर्ष वह संपत्ति के वैल्यू में से उस डिप्रिसिएशन को घटा के जो संपत्ति का राशि बचेगा उस पर फिर हम डिप्रिसिएशन काटेंगे। बस समझ रहे हैं? यानी घटते हुए क्रम में। फिर उस एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि ट्रक है, इसका वैल्यू कितना है, उतना ही रखते हैं 10 लाख, तब ना समझ में आएगा 10 लाख। और इस पर डिप्रिसिएशन कितना काटना है? 5% पर एनम। और मेथड क्या है? तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मेथड क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी घटते हुए क्रम में। तो अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या हो गया कि फर्स्ट ईयर में जो राशि निर्धारित है 10 लाख, इस पर 5% काटा जाएगा। 5% काटा जाएगा 50,000। ये पहले साल के लिए हो गया। अब जो ही दूसरे साल के लिए काटा जाएगा, यानी सेकेंड ईयर के लिए जो ही काटा जाएगा, तो अब इस 50,000 को इस 10 लाख में से क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो कितना आएगा? 9,50,000। कितना आएगा? 9,50,000। यानी कि प्रीवियस ईयर का जो डिप्रिसिएशन है वह निर्धारित राशि में से घटा दी गई, और उसके बाद जो राशि बचती है, यानी कि 9,50,000 जो राशि बचती है, उस घटी हुई राशि पर हम 5% डिप्रिसिएशन काटेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? 9,50,000 गुने 5%, तो इसका आ जाएगा 0, 0, 50, 25, हाथ में 2, 9, 50, 45, 2, 47, यानी 47,500 ऑफ डिप्रिसिएशन का। दूसरे साल कितना डिप्रिसिएशन कटेगा? 47,500। इसी तरह जब थर्ड ईयर का बनेगा तो इस 9,50,000 में से 47,500 घटा दिया जाएगा, तब कितना बचेगा? 0, 0, 5, 2, 0, 9, यानी कि 9,02,000
500 पर अब डिप्रिसिएशन कितना कटेगा 5%। इसी तरह घटते हुए क्रम पे जब डिप्रिसिएशन काटने की बात आएगी तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो आपके उपलब्ध रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है कि तीसरा मेथड एन्युटी मेथड। तीसरा क्या मेथड है, एन्युटी मेथड, यानी कि वार्षिक वृत्ति पद्धति। यह क्या है, वार्षिक वृत्ति पद्धति, एन्युटी मेथड। यह मेथड क्या कहता है, इसमें जो संपत्ति का मूल्य है, जो संपत्ति का मूल्य है उसके अतिरिक्त ब्याज का भी प्रबंध किया जाता है। अब बात समझिए, इसमें अभी तक हम डिप्रिसिएशन काटते आ रहे थे, एक फिक्स था और एक घटते हुए, इसमें हमने डिप्रिसिएशन सिर्फ काटा। इस मेथड में क्या कहता है कि आपको डिप्रिसिएशन भी काटना है और डिप्रिसिएशन काटी गई डिप्रिसिएशन में ब्याज का भी प्रावधान करना है, और इसके लिए डिप्रिसिएशन एन्युटी टेबल की सहायता से निकाला जाता है। इसका जो डिप्रिसिएशन होता है उसके लिए कॉमर्स में एक टेबल निर्धारित किया गया है, डिप्रिसिएशन एन्युटी टेबल। आगे मैं जब डिप्रिसिएशन का क्लास लूंगा पूरे विस्तृत रूप में, और एक एक मेथड पे जब आपको सवाल में बनाऊंगा तो उस समय मैं आपको एन्युटी मेथड का टेबल भी दिखाऊंगा कि वह टेबल कैसा होता है। उस टेबल के आधार पर इसका ह्रास निकाला जाता है। नेक्स्ट आपका आता है डिप्रिसिएशन फंड मेथड। नेक्स्ट क्या आता है, डिप्रिसिएशन फंड मेथड, यानी कि ह्रास कोष पद्धति। ह्रास कोष पद्धति, अब यह क्या है, इसमें क्या होता है कि वर्ष के अंत में ह्रास के लिए एक निर्धारित राशि लाभालाभ खाते से काटी जाती है। बात समझिएगा, इस मेथड में जो डिप्रिसिएशन काटी जाती है वह डिप्रिसिएशन वर्ष के अंत में काटी जाती है और वह राशि निर्धारित रहती है और वह राशि लाभालाभ खाते से निकाली जाती है, जिसे डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। यानी कि इसके लिए एक डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाया जाता है जिसमें उस राशि को जमा कर दिया जाता है, समय समय पर उसको जमा किया जाता है। तो वह हो गया डिप्रिसिएशन फंड मेथड, यानी कि डिप्रिसिएशन काटा और उस डिप्रिसिएशन को लाभ में से निकाल कर और उस राशि को कहाँ कर दिए, डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट में लेकर उसको डिपॉजिट कर दिए। और जब वो लास्ट में वो राशि इकट्ठा हो जाएगी तो पुनः उसको निकाल कर पुरानी संपत्ति के रिवैल्यूएट करके और दोनों को मिला के फिर संपत्ति नया खरीद लिया जाएगा। मैं अभी इसके लास्ट में वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में ऐसा मैं चीज़ में बताने वाला हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, और वो जानकारी आप इसी वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कीजिएगा। मैं अभी एक एक मेथड को बता रहा हूँ, वह मेथड बता रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है ना। और आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना डिटेल्स में तो आपको कोई कोचिंग में भी नहीं पढ़ाएगा, वीडियो तो यूट्यूब पर है ही नहीं इस तरह का। यदि होगा तो चैलेंज है पूरे यूट्यूब में कि कोई आपको इस तरह का वीडियो बना के आपको डाला हो। तो फिर मैं बीच में एक बार आपसे ज़रूर कहूँगा कि यदि आप अभी तक मेरे वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जहां आपको दिक्कत है कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। नेक्स्ट आपका क्या हो गया,
इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड यानी बीमा पॉलिसी पद्धति, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, बीमा पॉलिसी पद्धति। अब इस पद्धति में क्या होता है कि ह्रास की निश्चित राशि वर्ष के अंत में काटी जा रही है। अभी तक आप हर एक मेथड में यही समझ रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएशन की राशि निकाली जाती है, वह चाहे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हो, डिप्रिसिएशन बैलेंस से हो, या यूनिटी मेथड से हो, या डिप्रिसिएशन फंड मेथड से हो, वो सारी राशि निकल रही हैं, वैसे ही निकाला जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में एक नया चीज जुड़ जाता है कि उस राशि को एज ए प्रीमियम के तौर पे इंश्योरेंस में जमा कर दिया जाता है। समझ रहे ना? उस डिप्रिसिएशन की राशि को पॉलिसी के तौर पे प्रीमियम के रूप में इंश्योरेंस कंपनी को जमा कर दी जाती है। तो इस विधि को इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड कहते हैं। इस डिप्रिसिएशन की पद्धति क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार आप आइएगा एनुअल वैल्यूएशन मेथड। नेक्स्ट आपका क्या आता है? एनुअल वैल्यूएशन मेथड यानी वार्षिक मूल्यांकन पद्धति। जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, वार्षिक मूल्यांकन पद्धति यानी एनुअल वैल्यूएशन मेथड। इस पद्धति में क्या होता है कि प्रति वर्ष नए सिरे से संपत्ति के मूल्य का निर्धारण होता है। प्रत्येक वर्ष मान लीजिए ट्रक है और इस ट्रक को प्रत्येक साल वैल्यू किया जाएगा कि इस साल इस ट्रक का क्या वैल्यू है, ठीक है ना? डिप्रिसिएशन घटकर क्या वैल्यू है और मार्केट वैल्यू इसका क्या है, इस ट्रक का मार्केट वैल्यू क्या है और डिप्रिसिएशन काटने के बाद इसका आज वैल्यू क्या है, दोनों में से जो अधिक होगा, यानी डिप्रिसिएशन काटने के बाद यदि मार्केट वैल्यू से उस ट्रक का वैल्यू या उस संपत्ति का वैल्यू ज्यादा है तो उस वर्ष डिप्रिसिएशन नहीं काटा जाएगा। लेकिन जो ही कम हो जाएगा तो उस वर्ष डिप्रिसिएशन काटा जाएगा। तो इसको बोलते हैं एनुअल वैल्यूएशन मेथड, यानी कि संपत्ति का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा और उस मूल्यांकन में देखा जाएगा कि पिछले साल के अपेक्षा इस साल जो वैल्यू हो रहा है उस संपत्ति के वैल्यू के प्रीवियस ईयर के वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। यदि ज़्यादा है तो डिप्रिसिएशन नहीं काटा जाएगा, यदि कम है तो डिप्रिसिएशन काटा जाएगा। तो यह है एनुअल वैल्यू मेथड। उसी प्रकार नेक्स्ट आपका हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड मिश्रित ब्याज पद्धति। मिश्रित ब्याज पद्धति यह पद्धति अस्थायी संपत्ति पर यानी कि जमीन वगैरह बिल्डिंग वगैरह जो अस्थायी संपत्ति जो मूवेबल नहीं है उस पर यह पद्धति लागू होता है और उस पर यह ह्रास काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें आपके लिए बाउंडेशन है कि आप एक निर्धारित मूल्य पर, ठीक है ना, निर्धारित दर से यानी कि 4% मिश्रित ब्याज की दर से आप इसको इस कदर काटिएगा कि उस वैल्यू के 90% के बराबर तक जाए। यानी कि आप उस संपत्ति के अस्थायी संपत्ति के 90% से ज्यादा तक आप डिप्रिसिएशन नहीं काट सकते, इससे बाउंडेशन है, ठीक है ना। तो 90% की वैल्यू तक यानी 4% मिश्रित ब्याज के दर से प्रत्येक वर्ष यदि आप डिप्रिसिएशन काटते हैं तब तक काटिएगा जब तक कि उसका वैल्यू 90% तक न चल जाए। तो ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि, उसी को समझिए, यानी कि मिश्रित ब्याज पद्धति। नेक्स्ट आपका आता है इफिशिएंसी आवर मेथड। इफिशिएंसी आवर मेथड यानी कि कार्य क्षमता घंटा प्रणाली। कार्य क्षमता घंटा प्रणाली इफिशिएंसी आवर मेथड। इफिशिएंसी आवर मेथड से आपको यह प्रतीत होता होगा कि उस संपत्ति का, उस मशीन का, चाहे उस जिस संपत्ति पर हम डिप्रिसिएशन काटते हैं
उसका वैल्यूएशन उसके घंटा पे निकाला जाता होगा। यानी कि ऐसा मशीन जो घंटा पे चलता है और घंटा के आधार पे उसके वैल्यू में ह्रास आ रहा है, तो उस घंटे के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, ह्रास का डिप्रिसिएशन काटा जाएगा। तो इसमें एक निर्धारित दर आपको मिलेगा कि 1 घंटा में इतना डिप्रिसिएशन काटना है। एक निर्धारित दर रहेगा कि 1 घंटा में 1000 डिप्रिसिएशन काटना है या 100 रुपये डिप्रिसिएशन काटना है, जो भी सवाल में आपका आएगा। तो आप देखेंगे कि मशीन प्रतिदिन कितने घंटे चल रहा है, जितने घंटे वह चलेगा उतना से उसको मल्टीप्लाई करके डिप्रिसिएशन उसका निकाला जाएगा, और वह जो डिप्रिसिएशन होगा इफिशिएंसी आवर मेथड के द्वारा निकाला गया डिप्रिसिएशन कहलाएगा। समझ गए? यानी कि जो घंटे के आधार पर डिप्रिसिएशन निकाला जाता हो तो उस मेथड को इफिशिएंसी आवर मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है द यूज ऑफ माइलेज मेथड। द यूज ऑफ माइलेज मेथड यानी प्रयोग या मिलो वाली विधि। अब जैसे मान लीजिए यही ट्रक है ना, तो ट्रक तो चलने वाली, रोड पे चलने वाली चीज है। आपकी बाइक है, रोड पे चलने वाली चीज है। तो माइलेज के आधार पे जब डिप्रिसिएशन काटने की बात आएगी, यानी कहा जाएगा कि पर किलोमीटर 10 रुपये के रेट से या 100 रुपये के रेट से इसका डिप्रिसिएशन कटेगा। तो पूरे साल में वह कितना किलोमीटर चला, उतना किलोमीटर में वह एक फिक्स निर्धारित राशि से मल्टीप्लाई करके, गुणा करके उसका हम डिप्रिसिएशन निर्धारण करेंगे किलोमीटर के आधार पर। यानी कितना किलोमीटर चला, किसी वर्ष ज्यादा चल सकता है, किसी वर्ष कम चल सकता है। तो कम चलेगा तो कम डिप्रिसिएशन घटाएगा, ज्यादा चलेगा तो ज्यादा डिप्रिसिएशन घटाएगा। तो माइलेज के आधार पर, यानी कि वह किलोमीटर के आधार पर जब उसका मूल्यांकन किया जाएगा तो उस पद्धति को, किलोमीटर के आधार पर जब डिप्रिसिएशन काटा जाएगा तो इस पद्धति को द यूज ऑफ माइलेज मेथड कहा जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड यानी कि परिस्थापन लागत विधि। रिप्लेसमेंट मेथड। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी संपत्ति है जिसका यह अनुमान लगाया जाता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। यानी कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उतने अवधि के बाद शून्य हो जाएगा। तो जब शून्य हो जाएगा तो शून्य के बाद फिर से प्रारंभ करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे एयरफोर्स में जहाज वगैरह आती है ना, तो जब वह जहाज का लाइफ निर्धारित है कि अब 15 साल, 20 साल, 25 साल इसका यूज करने के बाद इस जहाज को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा और इसके जगह पर नए जहाज को लाया जाएगा। इसका मतलब कि जो निर्धारित समय है उस अवधि के समाप्त होने पर उस मशीन का, उस संपत्ति का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब शून्य हो जाएगा तो वहां से फिर से एक नए संपत्ति को खड़ा करने के लिए, यानी कि उसके जगह पे नए संपत्ति को लाने के लिए हमें एक डिप्रिसिएशन फंड की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ना हम नए संपत्ति को लाएंगे। तो जितना जीवन काल निर्धारित रहेगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितना समय उसका निर्धारित रहेगा, और उस समय जो उसका वैल्यू होगा उतना से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यही ट्रक का मान लीजिए कि जीवन 15 साल है। 15 साल होता है ना। DTO RTO का नियम क्या कहता है हमारा कि कोई भी
वाहन 15 साल तक रोड पे चलेगी, उसके बाद वह डेड हो सकती है। यानी कि 10 लाख का जो यह ट्रक है 15 साल उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 10 साल बाद 15 साल बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो 15 साल बाद फिर ट्रक की तो जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, फिर बिजनेस कैसे चलेगा। तो 15 साल बाद फिर एक नए ट्रक को खरीदने के लिए आज से ही फंड इकट्ठा करना शुरू करेंगे। तो अब यह जो 10 लाख है, इस 10 लाख को 15 वर्ष से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा वही राशि प्रत्येक वर्ष उसका डिप्रिसिएशन माना जाएगा और साल के अंत में उसकी राशि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फिर हम यह 10 लाख उठाकर फिर एक नई ट्रक को हम खरीद सकते हैं। तो ये रहा रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अभी तक आप मेरे क्लास में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि कोई बच्चा इस वीडियो से वंचित ना रह सके और जो जिज्ञासु हैं कॉमर्स पढ़ने के, वह भी इस वीडियो से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।